हेलो स्टूडेंट्स। तो बॉन्डिंग के पार्ट में हम लोग पिछली क्लास में डाइपोल मूवमेंट या पोलराइजेशन ऑफ बॉन्ड या पोलैरिटी इस सब बातों पे बात बढ़ाई थी हम लोगों ने, और उस पे किसी कंपाउंड के पोलर या नॉन पोलर होने का तरीका भी आपने सीखा था। आज मेरे ख्याल से आप सब ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे पोलैरिटी में। मैंने आपको बोला था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स जिनकी हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री हम लोगों ने निकाली थी पिछले क्लासों में, उनको पोलर या नॉन पोलर भी आप डिफाइन कर चुके होंगे। तो वो एक काम है, मेरे ख्याल से उसको आप सबने किया होगा, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर रहे। आज कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे जहाँ पे पोलैरिटी की बात हम कंपैरिजन में भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे हम पोलैरिटी चेक करेंगे। साथ ही साथ पोलराइजेशन का एक और एप्लीकेशन है, उस पर भी बात हम लोग आज करेंगे। तो मैं पहले कुछ कंपैरिजन वाली बात भी करता हूँ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको देता हूँ जिसको हमें सबसे पहले एक बार पोलैरिटी चेक करनी है उनको, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग अगर एक मॉलिक्यूल्स पे बात कर रहे हैं बेंजीन पे, तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेंजीन है, और आप अगर बात करें तो इसमें CH, यहाँ CH, ये CH, यहाँ CH, ये CH है और ये CH है। इस तरह से अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी बना होता है, तो सब पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा, बिकॉज 1 2 और एक H भी है। ठीक है, तो सभी जगह sp2 होगा। तो अगर आप इसकी ज्योमेट्री की बात करें, ये बेंजीन है और सभी को पता है, बहुत फेमस केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल है ये। तो अगर आप बेंजीन की बात करेंगे तो ज्योमेट्री वाइज क्या होगा, कार्बन, ऐसा कार्बन 120 है, ऐसे बनाएंगे 120 का एंगल लेते हुए। फिर इस कार्बन को ऐसे, यहाँ भी हाइड्रोजन ऐसे 120 लेते हुए, फिर यहाँ पे H लेते हुए, ये कार्बन यहाँ पे H लेते हुए, यहाँ कार्बन, ये बॉन्ड, इसका H इधर और ये H इधर, पूरा प्लेन में। ठीक है, और चूंकि sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट है तो ऐसा सब बना होगा, तो डबल बॉन्ड बना है ऐसे, है ना, ओवरलैपिंग के थ्रू। ऐसे ही यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ऑर्बिटल होगा, तो इनके बीच भी डबल बॉन्ड बना है। और सिमिलर केस में इधर भी आपसे बॉन्ड बनाया गया है, तो आप यहाँ भी बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से अल्टरनेट पोजीशन में आप डबल बॉन्ड यहाँ पे देखते हैं। तो पूरा बेंजीन अगर देखा जाए तो अपने आप में प्लेनर मॉलिक्यूल है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन सब जगह सिमेट्रिकली फैला हुआ है, तो यहाँ पर आप इस बेंजीन रिंग को बोलते हैं कि ये अपने आप में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। बात समझ आ रही, क्या हो रहा है उसको जरा समझिएगा। अच्छा, जब मैं ये बात करता हूँ ना कि ये दोनों ओवरलैप कर सकते हैं, तो चूंकि ये सभी ऑर्बिटल पैरेलल है, तो ये इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा है, एक तरीके से सब आपस में कनेक्ट है। दरअसल इसी को रेजोनेंस भी बोलते हैं, आगे चल के हम लोग इस पर डिटेल पे आएंगे, अभी फिलहाल उतना ही रखें। तो मैंने केवल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि कैसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है, और पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो मैं इसको ऐसे समझा दूं। ये एक प्लेन है और इस प्लेन में ही पूरा रिंग है, ठीक है ना, पूरा कार्बन हाइड्रोजन सब इसी प्लेन में, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऊपर एक लेयर की तरह है, ऐसे एक नीचे लेयर की तरह है, पी ऑर्बिटल, एक लोब्स ऊपर है जो सब आपस में कनेक्ट हो गए, और नीचे के लोब्स भी आपस में कनेक्ट हो गए। तो बेंजीन एक रिंग वाइज आपको यहाँ पे दिखता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग नॉन पोलर बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई बेंजीन पे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, सपोज दैट Cl जोड़ दिया, तो अब ये कार्बन और क्लोरीन में वेक्टर ऐसा ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब तो अब सिमेट्रिकल नहीं रहे। तो आप इसको बोल देंगे कि म्यू इज नेट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये पोलर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे किसी भी ग्रुप को जोड़ दूं, केवल यही नहीं, अगर मान लीजिए मैंने CH3 ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये अब अलग हो गया, तो कोई वेक्टर होगा, तो यहाँ भी म्यू नेट 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पोलर। तो इस तरह से किसी भी बेंजीन में अगर कोई ग्रुप जोड़ दें आप, तो वो पोलर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, हालांकि ऑर्गेनिक में भी अलग से पोलैरिटी आपको एक्सप्लेन की जाएगी,
लेकिन रूल नहीं बदल जाएगा, हर जगह वैसा ही रहेगा। तो ये हम लोग बात कर सकते हैं। इसी तरह से अब मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना रहा हूँ Cl, और यहाँ मैंने Cl लिखा। ये क्या Cl है? ये डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा? डाई क्लोरोबेंजीन। और ये डाइक्लोरो 1,2 लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन नंबर दे देते हैं हम लोग, तो 1,2 बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डाइक्लोरोबेंजीन की ही बात इस पे कर दें तो 1,2,3, तो 1,3 डाइक्लोरो हो सकता है। और इसी तरह से अगर आप इसको यहां रिलेट कर दें तो ये 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन होगा। ठीक है, तो अब हम जरा इन तीनों की भी पोलर नॉन पोलर की बात को चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हमें ये जनरल बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम इसको पोलैरिटी को समझ पा रहे हैं। तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल से आज का लेक्चर स्टार्ट किया है। तो ऑर्गेनिक में बेंजीन जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अपने आप में नॉन पोलर है। आपने सुना भी है बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बेंजीन रहता है। तो अब मैं जरा इसके एक्सप्लेनेशन पे आता हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि बेंजीन क्यों नॉन पोलर है। चलिए, तो मैं इन तीनों में एक कंपैरिजन वाली बात भी हम लोग कर लेते हैं। कैसे आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट। तो जैसे ही मैं बात करूं पहले वाले की, तो ये Cl और यहाँ Cl, सेंटर से ये अगर आप देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। तो ये एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ हुआ, दूसरा इस तरह से वेक्टर ड्रॉ हुआ, तो म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 है, हमें कैलकुलेट नहीं करना। तो आप इसको बोलेंगे क्या होगा? ये पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से अगर हम Cl और यहाँ Cl की बात करें तो यहाँ भी वेक्टर ऐसा ड्रॉ होगा और ये वेक्टर ऐसा, बट ये एंगल कितना होगा? 120 का। तो ये भी म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये भी हम क्या बोल देंगे? पोलर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें लास्ट वाले की, तो यहाँ Cl और ये Cl, इसका वेक्टर इधर ड्रॉ हुआ, इसका वेक्टर ऊपर ड्रॉ हुआ, एंगल कितना? 180। ये म्यू नेट क्या होगा? इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर ये 0 आता है तो आप उस कंडीशन में ये नॉन पोलर आपको दिखेगा। समझ आ रही बात? तो एक तो ये बात फैक्टर ड्रॉ कर लें और उससे आप कैंसिल कर देना है। ठीक, तो हमें कुछ नया हमने पढ़ा नहीं, बस कंपैरिजन की बात कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करने लगता, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट, तो हम यहाँ पे क्या करते, जरा मैं उसको समझा दूं। हमें म्यू नेट रिजल्टेंट देखना है ना। तो हमको याद करो, हम लोगों ने क्या लिखा था? दो वेक्टर का रिजल्टेंट थीटा ν1 ν2 म्यू स्क्वायर इक्वल टू ν1 स्क्वायर प्लस ν2 स्क्वायर प्लस 2 ν1 ν2 कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो अगर आप इसका वेक्टर देखो तो 60 डिग्री है और ये 120 है, तो रिजल्टेंट ज्यादा किसका आएगा? डाइक्लोरो वाले का। ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? ऐसे समझिए आप, मैग्नीट्यूड तो कॉमन ही, तो पहले वाले को मैं म्यू नेट निकाल लेता हूँ। तो मान लीजिए ए स्क्वायर वैल्यू है प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 120 लिख देता हूँ। ठीक, और दूसरे वाले में म्यू नेट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एंड कॉस 180। तो ऑब्वियसली वैल्यू इसी की ज्यादा होगी, तो cos 80 180 की वैल्यू और cos 120 की वैल्यू तो आपको पता ही क्या है। तो इस कारण से यहाँ पर जो वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड का ज्यादा है। ठीक, तो आप ये बोल सकते हो कि ये इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है और ये ज्यादा पोलर होगा। ठीक, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों के डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बता दीजिए, तो फर्स्ट ये, फिर सेकंड ये, और ये तो है ही नहीं, तो ऑर्डर में तो ऐसे ही लिख दोगे। मैं फिर रिपीट कर दूं,
कैसे आप देख रहे हैं, सिंपली बेंजीन वाले सर्कल वाले पार्ट को तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन सबको पोलैरिटी में आपको ध्यान देना है, तो वेक्टर ड्रॉ करने को मिला के यहाँ भी इस तरह से आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। एक और बात, जैसे मैं क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता कि Cl, यहाँ Cl और ये Cl, इसका म्यू नेट क्या है, तो ये आसान बात है, यहाँ पे एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये वेक्टर 120 में है सर, म्यू नेट क्या हो जाता, 0, तो अपने आप में ये कैसा हो जाता, नॉन पोलर। आई बस, तो ये भी आसान बात है। इस पर एक जेई का भी आया वो क्वेश्चन है, वो भी देखिए आसान है, ऐसा नहीं कि अगर कंपटीशन में आ गया है तो बहुत बड़ा होगा, आप पढ़ भी तो वही सब रहे ना, तो इसमें कोई खास बात नहीं कर रहे हैं आप, तो मैं इसको रफ करके बताता हूं। जैसे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमारे पास इसका डाइपोल मोमेंट गिवन था 0.5 d, एक यूनिट होता है, और मैं भी यूनिट पे आऊंगा, और आपसे पूछा गया कि इस मॉलिक्यूल का म्यू क्या होगा, इसका, तो अब ये देखिए ये भी 0.5 ही होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये तीनों रिजल्टेंट कैंसिल हो गए आपस में, तो यही तो बचा सिंगल, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस क्लोरोबेंजीन। तो अगर ऐसा है तो इसका डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी आपको गिवन, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना पड़ा, आप तुरंत वैल्यू निकालने लगते, तो ऐसा काम कुछ नहीं करना है, वो केवल आपको जो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है उनको इन्वॉल्व करने का एक टाइम सोच रहे थे कि वो इन्वॉल्व हो जाए तो टाइम बर्बाद करें अपना, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन करके आप लिख सकते हैं। तो एक तो ये बात पोलर नॉन पोलर को समझनी है। एक दो मॉलिक्यूल और मैं बताता हूँ जिसमें आपको पोलैरिटी चेक करनी है, ठीक है, तो पहले आप इतने नोट कर लीजिए मॉलिक्यूल्स जिन पे बात हम लोग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ। अब जरा बात करते हैं हम लोग, जैसे मैं 3 मॉलिक्यूल आपको दे रहा हूँ और इसको जरा आपको समझना है कि पोलर नॉन पोलर कैसे हम डिफाइन करेंगे। एक ये OH, दूसरा मैंने यहाँ पर साइनाइड ले लिया, और तीसरा मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल NO2 लिखा, ठीक है, ये तीनों। तो इन तीनों में हमें पोलैरिटी चेक करनी है, पोलर नॉन पोलर कैसे। तो दरअसल अब एक चीज खास बात समझिएगा क्या है, जैसे मैंने अभी तक बॉन्ड जब बनाता था तो कोई ग्रुप में केवल एक एटम जुड़ा होता था, लेकिन अब यहां पर हमने कोई ग्रुप जोड़ा है, तो इसका भी अपना हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, याद करो, इसमें एक दो बॉन्ड तो sp3 हाइब्रिडेशन होगा, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3 के कारण इसका बेंड शेप भी तो होगा, तो अब आप सीधा एरो नहीं बना सकते हो, मतलब ये तो रिंग में प्लेनर है, बट ऑक्सीजन के बाद ये बेंड शेप इस तरह का बनेगा, बात समझ आ गई कि नहीं, तो ये फर्क यहाँ पे अब पड़ेगा। तो इस तरह क्वेश्चन में लिखा वैसे रहता तो आप फ्लो में हो सकता है एरो बना बना कैंसिल कर दो, है ना, तो वो मत करिएगा। तो अब इस ये वाला तो पार्ट न्यूट्रल है, इसका वेक्टर इधर और इसका वेक्टर इधर, रिजल्टेंट कुछ इधर, इसी तरह से ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर और इसका रिजल्टेंट कुछ इधर, तो म्यू नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ऐसे केस में आप इसको क्या बोलेंगे, पोलर। आई बात समझ में, सिंपल सी बात है, बट इतना अलर्ट रहना है कि इस सेंटर जो की एटम जिससे जो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, इसका भी हाइब्रिडेशन देखकर आपको उसकी ज्योमेट्री तय करनी होगी। अभी तो हमने केवल Cl जोड़ा था ना इससे पहले, तो Cl तो एटम है तो वो तो वहीं रहेगा, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अब इनमें आपको चेक करना होगा। ऐसे ही जब आप यहाँ पे आओगे तो कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एन होगा ना यहाँ, तो यहाँ पे sp हाइब्रिडेशन, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये तो लीनियर ही होगा,
तो ये तो सीधा स्ट्रेट जाएगा, तो ऐसा बना होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका वेक्टर ऐसा, इसका वेक्टर ऐसा, म्यू नेट इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉन पोलर। ठीक, इसमें भी क्या होगा, दो डबल बॉन्ड इधर, तो ये भी sp2 है, तो NO2 की तरह ये ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में रहेगा, ऐसा रहेगा ना। तो इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, बट 120 में, तो रिजल्टेंट इधर, इसका वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, बट रिजल्टेंट इधर, तो रिजल्टेंट तो कैंसिल होगा ना ओवरऑल मैग्नीट्यूड में, तो म्यू नेट यहाँ पे भी क्या होगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। तो ये सब आए हुए क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इतनी जल्दी से आप इसको नहीं लिख लीजिएगा, समझ के करिएगा। तो आप इन तीनों मॉलिक्यूल्स को एक एक करके नोट कर लीजिए, और साथ साथ ये समझिएगा कि क्यों हम लोगों ने ऐसा किया है। बेंजीन के साथ साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है उसकी भी ज्योमेट्री पे आपको ध्यान रखना है, उसके भी बेसिस पे आपको पोलर नॉन पोलर चेक करना होगा। एक बार नोट करिए इसको। चलिए, तो आपने मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जिनमें कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट होगा। ये तो हम लोग सीख गए, पोलर नॉन पोलर डिफाइन करना मेरे ख्याल से सबको आ गया होगा। तो ये केवल प्रैक्टिस करना है, वेक्टर ड्रॉ करने हैं, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट अगर 0 आता है तो नॉन पोलर, रिजल्टेंट नॉन 0 आता है तो पोलर हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग बोल सकते हैं जिसमें हम लोग कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। तो मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा यहाँ पे। अच्छा, डाइपोल मोमेंट डिस्कस करने का मतलब क्या है, कैसे कंपेयर करेंगे? मैंने आपको फिर भी बताया था, चार्ज जितना एक जगह ज्यादा हो जाए एक जगह कम हो जाए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू बॉन्ड डिस्टेंस होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे एक जगह साइज डिफरेंस से भी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे पहला एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, हम लोग NH3 और NF3 का बॉन्ड डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे। इसके अलावा H2O और OF2 का डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर रहे हैं। ये सभी आए हुए क्वेश्चंस हैं अच्छे। इसके अलावा हम लोग एक डाइपोल मोमेंट कंपेयर कर रहे हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4, ये चारों का। तो इस तरह से मैं पहले तीनों क्वेश्चन को एक बार आपके सामने बताता हूँ, और उसके बाद फिर हम एक एक करके आगे बात करेंगे। तो NH3 की अगर हम बात करें तो इसका ज्योमेट्री तो आप बना ही देंगे, पिरामिडल शेप है और लोन पेयर इधर है। ठीक है, और NF3 में आप ऐसे बनाएंगे, फ्लोरीन जुड़ गया। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे जब हम NH बॉन्ड का वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ही बढ़ेगा वेक्टर में। तो यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे भी ऐसा, मतलब तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंस कहाँ पे हो रहा है, नाइट्रोजन पे। मतलब किसी एक एटम पे चार्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, बाकी जगह से कम हो रहा है। यही पोलराइजेशन तो होता है। मतलब हम किसी एक जगह कलेक्ट करते जाए, बाकी जगह सब परेशान रहे, तो वही पोलराइजेशन है। तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लगातार नाइट्रोजन की तरफ मूव कर रही है। बट यहाँ क्या है, देखो नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मीन्स जो वेक्टर आएगा वो फ्लोरीन की तरफ आएगा। तो आप इस मॉलिक्यूल में देखो तो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स फ्लोरीन। जबकि यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन
डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स सेंटर, मतलब नाइट्रोजन एटम। तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस बात है पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, म्यू ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ NF3। रीजन समझ में आ गया। तो एक तो ये बात है ना, कोई वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हम कंपैरिजन ही करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। सिमिलर क्वेश्चन है, अब आपको ऊपर वाला आ गया तो मेरे ख्याल से इसमें भी OF2 है, इसका भी H ऐसा, यहाँ H ऐसा, दो लोन पेयर यहाँ पे, यहाँ पे OF2 है, ऐसे बना होगा। अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट हमारे पास है, यहाँ पे H वेक्टर इधर, ये H वेक्टर इधर, रिजल्टेंट सब जगह यानी ऑक्सीजन की तरफ ही आ रहा है, जबकि ये फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो बाहर साथ, ऑब्वियसली यहाँ म्यू ज्यादा होगा। तो ऑल्सो म्यू ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन म्यू ऑफ OF2। क्लियर बात। तो आप इस तरह से ये सीधा सीधा रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब जरा मैं इन पे आता हूँ। ये दरअसल क्या है समझा दूं, सब पे कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ही है, कुछ नया नहीं है इस पे। तो जब आप ज्योमेट्री बना रहे हैं तो यहाँ कैसा आ रहा है, देखो एक जगह Cl और 3 जगह हाइड्रोजन ऐसे बना है, ठीक है। अब जब आप इस पे आ रहे हैं तो 2 Cl आ गए, एक इधर और एक इधर आ गया, AH इधर आ गया। फिर इसी तरह से एक Cl यहाँ, Cl एक Cl यहाँ और बढ़ गया ऐसे H, और लास्ट वाले में Cl। मैंने आपको याद होगा पिछली क्लास में बताया था कि अगर चारों आइडेंटिकल ग्रुप टेट्राहेड्रली जुड़े हैं तो उनका नेट रिजल्टेंट जो वेक्टर का आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और 0 आ जाएगा। तो ये बात यहाँ तो समझ में आती है आपको सबसे लास्ट वाले में। यानी अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये तो नॉन पोलर है, NP लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी आजकल जरूरी हो गया है। अच्छा, लेकिन अब जरा देखो ऐसे कैसे देखेंगे आप, ये कार्बन हाइड्रोजन में ये ऐसे आएगा, ये भी वेक्टर इधर आ गया, यहाँ भी वेक्टर इधर आ गया, और ऑब्वियसली ये क्लोरीन की तरफ सब एक डायरेक्शन चला जाएगा क्योंकि क्लोरीन एक ही एटम जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी आएगा और इधर क्लोरीन पे भी फैल रहा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 2 क्लोरीन एटम। यहाँ पे क्या हुआ, ये इधर भी और ये इधर भी, देखिए एक्सपेंड होने लगे, बाहर फैलने लगे, और इसमें एक इधर तो फर्क बाकी सबका इधर। तो अल्टीमेटली आप देख क्या रहे हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकली होता जा रहा है। तो इस हिसाब से सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन सही से प्रॉपर कहाँ नहीं है, यहाँ। तो ये सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट का केस आपको यहाँ दिखेगा। फिर रिपीट कर दूं, हमें यहाँ पे क्या है, हमें केवल एक क्लोरीन ऐसा जुड़ा था, तो सब पूरा इलेक्ट्रॉन किसी एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ मूव कर जाएगा, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, दो जगह फैल रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 जगह कम से कम डिस्पर्स हो रहा है, और यहाँ चारों जगह तो बैलेंस हो रहा है। तो जितना आपको इलेक्ट्रॉन ऐसी फैला देनी, सिमेट्रिकल सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना। अगर एक जगह कॉन्क्रीट हो गई, एक जगह सेंट्रिक हो गई, तो उस कंडीशन में ही तो पोलराइजेशन ज्यादा बढ़ेगा ना। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा था, एक ही जगह जा रहा था, जबकि यहाँ जैसे जैसे क्लोरीन बढ़ते जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इसको आप यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताएंगे। तीनों ही पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसको प्रॉपर एक बार लिख लीजिए। मैंने एक्सप्लेनेशन भी सबके लिख दिए हैं। तो एक्सप्लेनेशन केवल वेक्टर है ना, तो इसमें और कुछ नया नहीं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस पे एक और बात बता देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं।
तो ऐसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और खास पॉइंट समझ लीजिएगा, ये एक्सेप्शन की तरह भी आप समझ लीजिए। दरअसल CH3F, मैंने मिथाइल के साथ फ्लोरीन जोड़ा, CH3Cl, CH3Br, ये एल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है ना, CH3I। तो आप अगर देखो तो फ्लोरीन ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना, डिस्टेंस बड़ा होता जा रहा है एटम, तो पोलराइजेशन यहाँ ज्यादा होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जो होनी चाहिए वो यहाँ पे इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये बात सही भी है और इसी तरह से होता है, बट ये एक्सेप्शन में आपको ये दोनों चीजें रिवर्स हो जाती हैं। तो जो करेक्ट ऑर्डर है उसमें CH3Cl का पोलराइजेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू CH3F, फिर वैसे ही CH3Br और फिर CH3I, ठीक। तो ये एक अभी फिलहाल एक्सेप्शन की तरह आप इसको यहाँ पे लर्न कर लीजिए। ऑर्गेनिक पे एक बार जब एल्काइल रेड आएगा फिर डिटेल पे इस पे बात हो जाएगी। तो इसको ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन और फ्लोरीन में ऐसा एक्सेप्शन चलता रहता है बहुत जगह, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी आपने देखा था। तो ये यहाँ पे डाइपोल मोमेंट को लेकर एक चेंज आता है। इन जनरल अगर आपको ये नहीं एक्सेप्शन पता होता तो सिंपली क्या बोलते हैं आप, बड़ा साइज है यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा और यहाँ पे कम होगा, बट ऐसा नहीं, इन दोनों में ऐसा एक्सेप्शन आपको दिखेगा। तो इस जगह अभी फिलहाल आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए अब हमारे पास क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो पहली चीज, मॉलिक्यूल का पोलर या नॉन पोलर डिफाइन करना सबसे बड़ा क्वेश्चन है, उसको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा, कंपैरिजन ऑफ डाइपोल मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, और ये ध्यान रखिएगा हर जगह नहीं बन सकता है ना। ये आप पूछने लोगों सर वाटर और अमोनियम किसका ज्यादा है, तो हम सब कुछ बताने के लिए रेडी नहीं है, आप भी नहीं बताएंगे। क्वेश्चन तो पूछना कुछ भी पूछ सकते हो आप, उसमें क्या है, लेकिन बताना भी तो है ना उसका आंसर। तो हमारे उस सिलेबस के पार्ट में भी होना चाहिए, और वो कुछ लॉजिकल भी क्वेश्चन हो, डेटा पे एनालिसिस करना, डेटा पे काम करना, ऐसा कुछ मत करिएगा। तो जहां पे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन बन पाते हैं उन पे बात होगी, और उस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो दो टाइप के आपके पास अभी क्वेश्चन है, एक तो डाइपोल मोमेंट निकाल के आपको पोलर नॉन पोलर डिफाइन करना मॉलिक्यूल्स को, और दूसरा कंपैरिजन, आप अप्रोक्सीमेट कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब हम बात तीसरे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं। डाइपोल मोमेंट का एक और फायदा है, और इस फायदे पे हम आते हैं। अब मैं डाइपोल मोमेंट को जब बता रहा था तो उसमें बहुत सारी चीजें अभी बाकी थी, तो उसको पहले समझते हैं हम लोग। तो डाइपोल मोमेंट में एक खास बात क्या है, हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया था, और ये चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इसकी बात कर सकते हैं, या इसी को हम लोग चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब चार्ज और बॉन्ड लेंथ, तो मैं सबसे पहले यूनिट की बात कर रहा हूं। तो एक तो एमकेएस सिस्टम होगा, तो एमकेएस सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम, और इनटू में बॉन्ड लेंथ मतलब मीटर। तो एक तो कूलम मीटर, कई जगह शॉर्ट फॉर्म में सीएम लिखा रहता है, तो आप सेंटीमीटर मत लिख दीजिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कूलम मीटर ही आ गया। लेकिन सीजीएस सिस्टम में एक यूनिट और है, और वो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज का यूनिट होता है ईएसयू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट, समझ में आई बात। और इनटू में डिस्टेंस सेंटीमीटर में होगा, तो यहां आप लिख सकते हैं ईएसयू सेंटीमीटर। बात समझ आ रही। तो ये पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। तो सीजीएस सिस्टम में अगर आप लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, और एमकेएस सिस्टम में ये लिख सकते हैं। एक और खास बात, ईएसयू सेंटीमीटर को 1 डिबाई के साथ भी रिलेट किया जाता है। 1 डिबाई मतलब डी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो ये क्या है, 10 टू द पावर -18 ईएसयू को आप 1 डिबाई भी लिखते हैं। बात समझ में आ रही। ये कुछ यूनिट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे, तो इनकी जरूरत आपको अभी पड़ेगी। तो एक काम करिए आप सब लोग,
इन यूनिट्स को लिख लीजिए। फिर मैं रिपीट कर दूं, एमके सिस्टम में कूलम मीटर, सिंपल सी बात है। सीजीएस सिस्टम में ईएसयू, चार्ज का जो यूनिट होता है सीजीएस में ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, और सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट बोलते हैं। और एक और बात, ईएसयू सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करके आप डिबाई एक यूनिट होता है जो कि 10 की पावर माइनस 18 ईएसयू के बराबर 1 डिवाई होता है। तो ये भी यू बहुत जगह यूज होगा। तो ये सब आप पहले वैल्यू लिख लीजिए, फिर मैं इसके आगे बात करता हूं। ठीक है, अच्छा अब मैं इसकी बात कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कूलम में आपने पढ़ा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज ईएसयू में जो होगा वो 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू होता है। ठीक है, तो ये भी दोनों डेटा आपको पता होनी चाहिए, और ये सभी डिटेल आपको क्लियर है कि किस तरह से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या आ जाती है उसको मैं समझाता हूं आपको। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं जो इसका एप्लीकेशन है वो हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, रब कर दूं मैं। तो ये मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। इसका यूज हम लोग दोबारा से कर लेंगे, या मैं एक साइड इसका लिखा रहना दीजिए, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। अभी हम लोग यूज करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और 1 इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू। ठीक है, अच्छा अब जो मैं बात करने जा रहा हूं वो क्या है, दरअसल जब आप कभी भी ए और बी के बीच एक बॉन्ड जब बना है तो यहां पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो इस पे कुछ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अगर मतलब आप समझिएगा जरा, अभी हम ये मान रहे हैं कि ए और बी के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है जो कि ओवरलैपिंग से बनता है, और जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक एटम अपनी उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर से अपनी तरफ शेयर करता है, तो पार्शियल माइनस और प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसी चीज को थोड़ा और बढ़ाएं, अगर ऐसा मैं बोल दूं कि कोई एक एटम पूरे के पूरे एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसका, दूसरे एटम का, एक तो उसी का है ना, बात समझिएगा। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाए तो इसका मतलब इसके पास दो नहीं है, उसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन है ना उसके अंदर, लेकिन हाँ वो एक इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो उसी कंडीशन में फिर क्या होगा, आप लिख सकते इफ लोन पेयर if shared electron pair completely transfer to the B atom, then molecule become complete ionic। बात समझिएगा मेरी, यानी वो फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट आयनिक हो जाएगा, तभी तो A प्लस और B माइनस आ जाएगा। तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उससे तो हट जाएगा, फिर तो ये इस पे आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं 100% आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या बोलेंगे हम, 100% आयनिक बॉन्ड। अब मेरी बात ये बहुत ध्यान समझिएगा, दरअसल A और B एटम के बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड था वो बॉन्ड बना और उसका शेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर पे होगा, सेंटर से कुछ इधर लेफ्ट और या राइट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसके साइड होगा। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन रहती है।
लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई एक एटम जब शिफ्ट हो रहा है, अगर वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे केस में हम ये मान लेंगे कि वो बॉन्ड अपने आप में आयनिक बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो 100% आयनिक हो गया। अच्छा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये तो बात हो गई, अगर उसको आयनिक ही बनना होता तब तो आप आयनिक बॉन्ड की कंडीशन जानते हैं। लेकिन यहां से एक बात क्लियर हो गई, एक बात ये क्लियर हुई कि मॉलिक्यूल में जब भी कोई बॉन्ड आप बनाते हैं दो एटम के बीच, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, दो एटम के बीच जब भी कोई बॉन्ड कोवेलेंट बनता है तो उसके अंदर कुछ परसेंट करेक्टर आयनिक वाले बॉन्ड का भी होता है, क्योंकि प्लस माइनस पार्शियली सही आ तो रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वहां आएगा ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी जब आप बॉन्ड बनाते हो दो एटम के बीच, तो उसके अंदर कोवेलेंट एंड आयनिक बोथ करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, कोवेलेंट और आयनिक दोनों करेक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि आप फिर आयनिक और कोवेलेंट बोलते किसको हैं? तो आपसे बात ये बताई गई कि अगर 50% एस करेक्टर, सॉरी 50% आयनिक करेक्टर है, 50% कोवेलेंट करेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन अलग बात है। लेकिन अगर किसी का करेक्टर मोर देन 50% हो जाता है तो आप उसको उसी का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर बोलूं कि कोई दो एटम के बीच बना बॉन्ड, उसमें 80% करेक्टर आयनिक है, तो मतलब वो कंप्लीट आयनिक हो गया। 70% आयनिक करेक्टर, तो वो कंप्लीट आयनिक हो गया। अगर मैं बोलता 70% कोवेलेंट करेक्टर है, तो दैट मीन्स कोवेलेंट हो गया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने शुरुआत में आपको याद दिलाता हूं, आयनिक कंपाउंड जब बताया था कि बनने की कंडीशन क्या है, तो बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होना चाहिए 1.7 होना चाहिए। तो 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 1.7 से अगर ज्यादा होता है तो उस केस में पूरा शिफ्ट हो जाता है। ठीक, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे एक तो ये जान पाए कि बॉन्ड के अंदर आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर दोनों एक साथ होते हैं। अब उसमें कौन ज्यादा कौन कम कैसे परसेंटेज, उस पर हम लोग बाद में आते हैं। उस पर पूरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फजांस रूल का, जिसको आयनिक के अंदर बहुत सारी जगह आपको मिला था। मैंने वहां बोला था कि उसको क्वेश्चन को अभी ट्राई नहीं करेंगे हम लोग, तो फजांस रूल पे मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन पहले अब हम लोग यहां से क्या सीखने जा रहे हैं, हम लोग यहां से कैलकुलेट क्या करेंगे डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर हम परसेंटेज ऑफ आयनिक और कोवेलेंट करेक्टर को निकालेंगे। इसको जरा मैं रफ कर देता हूं। अब हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, दैट मीन्स बॉन्ड हैज बोथ करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर एंड ऑल्सो आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो इस बात से ये सब आपको लिख लेना है। इफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली ट्रांसफर टू द बी एटम, देन द मॉलिक्यूल बिकम कंप्लीट आयनिक, दिस इज 100% आयनिक। तो एक चीज जरा समझिएगा, तो यहां हम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा, इसको हम कैसे कर लेंगे जरा समझिएगा। डाइपोल मोमेंट जब आप निकालते हैं तो हमें चार्ज लिखना होता है और बॉन्ड डिस्टेंस लिखनी होती है, तो बॉन्ड लेंथ तो हमें पता चल जाएगी प्रैक्टिकली। हम पार्शियल चार्ज कितना गया ये तो कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, वो तो हम, हमारे पास तो मेथड नहीं है, हम एक इलेक्ट्रॉन का मिनिमम चार्ज बता पाते हैं। हाँ, अगर हम ये बोले कि 100% आयनिक का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो वो निकाल सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें और दूसरा बॉन्ड लेंथ पता है तो वो निकाल सकते हैं। लेकिन कोवेलेंट कंडीशन में जब पार्शियली इधर उधर शिफ्ट था, पार्शियल चार्ज शिफ्टिंग थी, तो हम डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते, तो वो आपको प्रैक्टिकली दिया जाएगा, वो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन में दिया जाएगा। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला दिया गया, क्या दिया गया जरा समझिएगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड इज इक्वल टू म्यू गिवन अपॉन म्यू
100% आयनिक इनटू 100, मतलब अब देखिए जरा ये फॉर्मूला कैसे बन गया। अगर हमें ये निकालना है कि इसके अंदर कितना आयनिक है, तो हम एक काम करें, म्यू 100% आयनिक वाला म्यू निकाल लें जो मैक्सिमम हो सकता है, और फिर जो गिवन है उसको निकाल लीजिए, और जो रेशियो होगा वही तो परसेंटेज होगा। भाई अगर हमने ये, जैसे हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड में किया था, याद करिए, जैसे हम बोलते थे कि इसको 100 मिलना चाहिए, लेकिन मिला हमें कितना, 80, तो इसका परसेंटेज यील्ड कितना होता था, 80/100 × 100, तो 80%। वैसे ही अगर हम ये मान लें कि 100% आयनिक हो गया, तो म्यू कितना है वो निकाल सकते हैं हम लोग, और जो गिवन है, जिस कंडीशन में बॉन्ड है उसमें जो गिवन होगा डाइपोल मोमेंट वो आपको दिया जाएगा, और इनटू 100 यानी रेशियो निकालते ही आपको परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकल आएगा। समझ रहे मेरी बात? अच्छा, एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझ लेंगे आसानी से, तो मैं उस पर भी आऊंगा। तो पहले आप फिर समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं जो पूरी बात समझा रहा हूँ वो कैसे लिखना है आपको, ऐसे ही पूरा जो नोट करना है। डाइपोल मोमेंट से हमने क्या सीखा? दरअसल आपको ये पता है कि जब हम कोई एक AB के बीच एक कोवेलेंट बॉन्ड बना था, और इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हुआ कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस जगह है और किसी एक साइड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट कर गया है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल प्लस चार्ज, तो ये पार्शियल चार्ज हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन का भी फ्रैक्शन है, कुछ कितना है नहीं पता। तो अगर ये शिफ्ट ऐसा हो जाए कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ये पूरा इसको मिल जाए, बी एटम को, तो बी माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, कंप्लीट आयनिक हो जाएगा, मतलब 100% आयनिक मान लिया जाएगा। तो ये 100% आयनिक की कंडीशन है। तो इससे ये पता चला कि AB के बीच जो बॉन्ड बना है वो दरअसल कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो 100% कोवेलेंट हो जाए, वो आयनिक जरूर मिक्स रहता है उसके अंदर। तो अब क्या होता है, ज्यादा कोवेलेंट परसेंटेज अगर रहा तो कोवेलेंट बोल देते हैं आप, और ज्यादा आयनिक, देखिए 100% आयनिक भी नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखिए, हम आयनिक परसेंटेज मैक्सिमम अपने से हाइपोथेटिकल निकालना, ऐसा नहीं कि कोई भी 100% रहेगा, ना तो कंप्लीट आयनिक होगा और ना ही कंप्लीट कोवेलेंट होगा। ये तो हम अपने से ही गेस कर रहे हैं कि अगर हम 100% कर लें तो म्यू निकाल सकते हैं। तो अब हमने यहां से ये सीख लिया कि कोवेलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर दोनों ही आपको किसी भी बॉन्ड के अंदर मिल सकते हैं। तो अब हमारे लिए जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो है परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन बॉन्ड बाय द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट कैसे, आपको ये बता देगा कि इसके अंदर परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कितना है। तो हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए फॉर्मूला आता है। अब फॉर्मूला बनाया गया, देखिए बनाया भी कैसे गया है, म्यू जो गिवन है आपको वो मिलेगा, और हम मान लें कि 100% आयनिक होने पे म्यू कितना है, तो जो रेशियो होगा दरअसल वही उसका परसेंटेज डिफाइन कर देगा। भाई अगर ये गिवन वाला भी 100 है तो 100% आयनिक हो जाएगा, तो ये रेशियो ही डिफाइन करेगा कि म्यू परसेंटेज कितना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, और मैं आपके असाइनमेंट से ही ले लेता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आपका डाइपोल मोमेंट पे एक क्वेश्चन मैं यही से ले लेता हूँ, चलिए। तो आप ये बिल्कुल एज इट नोट कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसमें क्या है, देखा डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl एक बॉन्ड है, उसका डाइपोल मोमेंट गिवन है कितना, 1.03 d/d लिखा है, तो ये म्यू गिवन है, HCl बॉन्ड है, इसमें होगा दोनों करेक्टर, और फिर लिखा है बॉन्ड डिस्टेंस, मतलब बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, वो दे रखा है 1.26 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, तो इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर हमें निकालना है। तो आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, नोट करने के बाद अब इसको ऐसा रहने दो, मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं इसको सॉल्व करता हूं पहले। देखिए रहा, हमें क्या करना है, हमारे पास HCl जो बॉन्ड था, ये सोल्यूशन में लिख रहा हूं, तो इसका म्यू गिवन है आपको
1.03 डिबाई, ठीक है ना। तो डिबाई है, इसका मतलब ESU में और सेंटीमीटर में ही रखना होगा सब कुछ। तो हम लेट HCl इज 100% आयनिक, तो अगर ऐसा हो जाता है तो H प्लस Cl माइनस हो जाएगा। तो ऐसे केस में म्यू 100% कैसे निकालेंगे आप? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड लेंथ लिख सकते हैं ना इसको। तो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU बताया था मैंने अभी, ठीक है। बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.26, तो 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ गई 4.8 इंटू 1.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, ठीक। अब जरा इसको समझिए, ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? डिवाई, अभी मैंने लिखा था। तो दिस इज इक्वल टू 4.8 1.26 डिवाई, ये आपका म्यू 100% आयनिक आ गया। अब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इक्वल टू म्यू गिवन कितना है? 1.03 डिवाई था अपॉन गिवन 100% कितना हो? 1.26 इंटू 100। ये सॉल्व करिए और आपका आंसर तो जितना है वो अपना निकाल सकते हैं। तो ये हम बहुत सिंपली लिख सकते हैं। एक बात समझा दूं, ये एडवांस में जेई के कभी एक क्वेश्चन ये आया है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत साल पहले आया है, तो आपको लग रहा होगा बहुत डिफिकल्ट लग भी रहा है एडवांस लेवल का, ऐसा कुछ नहीं हो। देखिए एडवांस का मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको समझ में ना आए। क्यों नहीं समझ में आएगा? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है, अजीबोगरीब डाउट होता है। उनको अगर कुछ समझ में आने लगे तो उनको डाउट हो जाता है। उनको लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हमको सब समझ में आ रहा है, मतलब लेवल हमारा कमजोर है, हम कहीं ऐसा तो नहीं हम बहुत बेसिक बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, हम लोग पढ़ाते ही वही हैं, हम जेई ही पढ़ाते हैं। हम इंजीनियरिंग की तैयारी ही करा रहे हैं, हम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी ही करा रहे हैं, तो आपको जब पढ़ाया उसी लेवल पे जाएगा तो आपको फिर डाउट होना ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन आएंगे ही आसानी से। तो फिर कंपटीशन किस बात का है? कंपटीशन केवल इस बात का है कि जो आज आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम तक लेके पहुंचे। बहुत कुछ आप गिरा देंगे ना बीच में, तो वो अगर आपने नहीं किया तो किसी भी एग्जाम को बीट करना बहुत आसान काम है। तो मेन कंपटीशन का मतलब यही है, टॉपिक आज पढ़ा आ जाना ये बहुत कॉमन सी बात है, ये सबको आता है। स्टूडेंट्स को ये मेरे ख्याल से कुछ परसेंट जो पढ़ने नहीं चाहते उनकी बात अलग है, तो सबको आ ही जाएगा। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको बचाकर एग्जाम हॉल तक पहुंचाएं और वहां पर ये सही टाइम पे ये फाइल आपकी खुल जाए और आप उसका आंसर दे पाए, है ना। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए फिलहाल इस तरह के कुछ क्वेश्चन और हैं तो आप ट्राई कर लेंगे। अब उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है? हो सकता है ये गिवन डीवाई में ना दे रखा हो, कूलम मीटर में हो, तो आप म्यू 100% जब निकालेंगे तो कूलम मीटर में निकाल लीजिएगा। बाकी तरीका सब वैसे ही है, वो एक जैसा रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर आप किसी बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। आपको मैं एक बात याद दिला दूं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पीरियोडिक प्रॉपर्टी जब आपने पढ़ा होगा तो एक जगह फॉर्मूला इस बात का है कि जो बॉन्ड बना है उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का एक फॉर्मूला भी दिया होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, बट उसकी कोई जरूरत, मैं उस समय कुछ भी बोलता तो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता। अब आप उन सब चीजों को देखिए, आपको ठीक भी लगेगा, आपको समझ भी आ जाएगा, तो अब उसको आप पढ़ सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग इसको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करेंगे। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डाइपोल मोमेंट का। अब तीन टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो कंपैरिजन डाइपोल मोमेंट को कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, पोलर नॉन पोलर डिफाइन करना ये आपको आना चाहिए, और तीसरा पॉइंट ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। अब मैं इसके अगले पार्ट पे आता हूं और क्वेश्चन पे हम बात करेंगे फजांस रूल की, लेकिन इसको पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पार्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब मैं आपको फजांस से पहले कुछ अब बॉन्ड एंगल्स जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन पे बात कर ली जाए। आप सबने उसको ट्राई भी किया था। तो डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल्स दो टॉपिक ऐसे जिसपे असाइनमेंट से क्वेश्चन हम लोगों को ट्राई करने हैं।
तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बताता हूँ आपको, और फिर हम लोग फजांस पे आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं असाइनमेंट से एक क्वेश्चन देता हूँ, तो जैसे कि 137 नंबर क्वेश्चन है, मैं जनरल बात बोलता जा रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है। लिखा है कि 137 से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, 137 है क्वेश्चन नंबर 137, और इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, और वाटर है, H2S है, और अमोनिया है, और साथ साथ SO2 है। तो स्मॉलेस्ट आपको बताना है, कंपैरिजन नहीं है, सिंपल सा है, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि sp3 है हाइब्रिडेशन, और ये बेंड शेप है, ठीक है। यही बात यहाँ पे भी है, sp3 बेंड शेप, और इस पे sp3 है बट पिरामिडल है, ठीक है। और यहाँ पे sp2 है, और ये बेंड शेप तो है, बट ये बेंड शेप कैसा है मैंने आपको पहले ही बताया था, इन दोनों की बात मैं पहले कर चुका हूँ। तो ऑब्वियस बात है कि ये दोनों तो बड़े ही हैं, तो NH3 का तो बॉन्ड एंगल 107 आ जाता है, और यहाँ पे 104 आता है, ये पता है, हमें याद करके वैल्यू नहीं रखनी, ये लेस देन 120 होगा, तो ये तो इन सबसे बहुत बड़ा है। अब जरा ध्यान रखिए, H2O के बाद H2S, अगर मैं इसकी कंपैरिजन करता था, मैंने बताया था आपको कि ये जो बॉन्ड पेयर है इसके क्लोजेस्ट रहता है, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होता है, और यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो सबसे कम जो होगा बॉन्ड एंगल, वो स्मॉलेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। और एक बात जो मैंने आपको ध्यान करिए, जो रूल बताया था जिसपे ड्रैगोस रूल की बात मैंने की थी, बट उसकी कोई जरूरत नहीं हो, आप उसी प्रोसीजर से बता सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि हाइब्रिडेशन के मोड में ही नहीं आता, तो उस केस में वो प्योर ऑर्बिटल के साथ होगा, तो ऑब्वियसली 90 के आसपास ही दिखेगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल की आप बात कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 138 में भी अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही नहीं है। Br3, BCl3 और BF3, इसमें मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं, ऑल और इक्वल है ना, तो इसको नन ऑफ दीज आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इस पे भी बात नहीं कर सकते। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 139 वही क्वेश्चन है, NH3 PS3 नाइट्रोजन फैमिली में जो हाइड्राइड्स हैं उनके बारे में मैंने बात पहले भी की है, तो इसमें कोई खास क्वेश्चन ऐसा नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन 140 का है, उस पर भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में बोला जा रहा है कि among the following species the least angle around the central atom, लीस्ट एंगल बोला गया किसमें किसमें, O3 के अंदर, एंड I3 माइनस, एंड NO2 माइनस, एंड PS3। तो मेरे ख्याल से इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ये ओजोन है, आपको पता है sp2 है, ये बेंड शेप आता था। देखिए मेन काम है आपको ज्योमेट्री आना, ये लीनियर होता था याद है, 180 आ जाएगा, ये भी बेंड शेप होगा, और ये हाइब्रिडेशन में ही नहीं आता, मैंने बताया था अप्रोक्सीमेट 93 आता है। तो आपको अगर देखना है ये बेंड शेप, तो ओजोन में अगर देखा जाए तो एंगल लेस देन 120 होगा, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। I3 में एग्जैक्टली 180 होगा, और NO2 माइनस में भी लेस देन 120 होगा, हमें कंपैरिजन नहीं करना। तो PS3 में क्या होगा, 93, तो सबसे लीस्ट एंगल कहाँ पे आया, फॉस्फीन में। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो इसके आगे और क्वेश्चन पे आए, लेकिन पहले आप अपना इसको नोट कर लीजिएगा।
चलिए, तो मैं इसके आगे कुछ और क्वेश्चन पे बात कर रहा हूँ, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया, मैं हालांकि बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 141 में बोला गया है कि NH2 माइनस NH3 और NH4 प्लस बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पे sp3 है, यहाँ भी sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है, बट यहाँ लोन पेयर 0 था, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ दो लोन पेयर। तो उसी तरह से ये टेट्राहेड्रल था, तो एंगल 109 की तरह ही रहेगा। पिरामिडल वाले में एक लोन पेयर का रिपल्शन आ गया तो एंगल कुछ कम हो गया, और NH2 वाले में बेंड शेप की तरह रिपल्शन ज्यादा होगा तो और छोटा हो जाएगा। तो एंगल का ऑर्डर तो आपको सीधा पता है, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 142 में क्या बोला जा रहा है, मैं बोलता जा रहा हूँ। द HCH bond angle in CH4 is 109 due to lone pair. SCH bond angle in CH4 is 109.5 degree. Due to lone pair repulsion, the H2 angle is, तो ये डिक्रीज होगा, आप ऐसे बोल सकते हैं। एंगल तो हमें नहीं पूछा जा रहा, वो पूछा जा रहा है सेंटेंस कौन सा सही, तो डिक्रीज होगा। इसके अलावा 143 क्वेश्चन एज इट है, कुछ नया नहीं इसमें। तो एक चीज जरूर है, 144 क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा जा रहा है, जरा उसको समझिएगा। 144 में बोला जा रहा था कंपाउंड MX4 इज टेट्राहेड्रल। MX4 इज टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है, और इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर ऑफ XMX एंगल, MXM एंगल ये पूछा जा रहा है ना, सॉरी XMX ये एंगल बताना है आपको। ये कितने एंगल्स होंगे ये बताना है, नंबर ऑफ एंगल्स। तो इसको जरा समझिएगा, कितने एंगल्स होंगे और क्यों होंगे। मैंने आपको टेट्राहेड्रल वाले पाथ पहले ही बताए हैं, तो ये रहा टेट्राहेड्रल पोजीशंस। आज आपके पास 3 बॉन्ड हैं, तो ऐसे इन टेट्राहेड्रल को आपने दिखा दिया, ठीक है, और ये ऐसा है, आप समझिएगा, ठीक। ये M है सेंटर पे, ये X है, यहाँ एक X है, ये X है, ये X है। हमें XMX एंगल बताना है, ठीक। कितने हैं ये बताना है, एंगल तो पता ही 109। XMX एक एंगल हो गया, XMX दूसरा एंगल हो गया, XMX इधर वाला तीसरा। तो 3 एंगल तो ऐसे ऐसे सीधे सीधे हो गए, ठीक है। अब दूसरा बात सुनिएगा, XMX ये तीसरा चौथा एंगल, XMX ये वाला पांचवा हो गया, और XMX ये छठा। मतलब 3 ऊपर से ऐसे दिखाएंगे आप, और 3 इनका आपस में, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ठीक है। तो टोटल कितने एंगल आ गए, 6 एंगल। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एक तरीके से आपको ज्योमेट्री से रिलेटेड बात करने की बात है यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 6, ठीक। चलिए, तो इस पे हम और आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन जो दिया जा रहा है, इसे बोला ONO 145 नंबर 145 में क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन बोला गया, ONO ये आपको एंगल दिखाना है। बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम दिखाना है। किसके अंदर, आपको चारों मॉलिक्यूल दे रखे, N2O दिखा रखा, और साथ ही साथ NO2 प्लस दिखा, और NO2 माइनस दिखा, और NO3 माइनस दिखा, ठीक। इनमें चलो तो देखते हैं, एक बार मैं रफ कर देता हूं उसको। जरा देखिए, N2O की बात अगर आप करें तो ये ऐसे बनता था,
कोऑर्डिनेट बनाया था ना मैंने माइनस प्लस, तो ये sp एवरेशन है, तो ये लीनियर होगा, तो एंगल कितना होगा 180। NO2 प्लस में भी डबल बॉन्ड ऐसे प्लस, यहाँ भी sp एवरेशन के कारण क्या था लीनियर था। NO2 माइनस में जो बात थी उसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे बेंड शेप मिलेगा, ठीक है ना, sp2 एवरेशन, और NO3 माइनस में तो पूरा बेंड है ऐसे, ये 120 वाला एंगल है, ये सभी के एंगल आपको पता है। तो अच्छा इन दोनों में ही 180 नहीं, तो आंसर कैसे दोगे, बात समझ आ रही कि नहीं, इन दोनों की तो बात छोड़ दी हमने, ट्रायंगुलर प्लेनर है 120 होगा, ये लेस देन 120 होगा, बट यहां पर इन दोनों में 180 है। बट 2 मिनट इस बात को भी सोचना कि एंगल कौन सा पूछा जा रहा है, ONO पूछा जा रहा है, तो इसमें NNO है, ONO तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो नहीं होगा, एंगल यही होगा, NO2 में ही 180 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है। समझाइए, ये इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि आप फ्लो में इस जगह कंफ्यूज हो जाएंगे कि 180 एंगल है, बट ध्यान रहे कि हमें किस एंगल की बात करनी है, ये पूछा कौन सा एंगल जा रहा है ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दरअसल ONO एंगल है ही नहीं, यहाँ तो NNO एंगल है, और यहाँ पे ONO एंगल दिख रहा है, तो ये आपको 180 होगा, तो ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 146 बेसिक क्वेश्चन है, आप बॉन्ड एंगल मैंने बताया है। 147 में भी वही बात है, सॉरी 147 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज डायरेक्टली एक्सप्लेन बाय द स्टेटमेंट ऑक्सीजन इज ए स्मॉलर एटम देन सल्फर। तो इस पे बॉन्ड लेंथ के बारे में बात कर सकते हैं, इस पे हम लोग आगे बात कर लेंगे, इसका बॉन्ड एंगल से कोई लेना देना नहीं है। 148 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स स्पीसीज हैविंग सेम एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम। तो लास्ट ऑप्शन में BF3, BCl3, BBr3 में सब में एंगल बराबर होता है, कुछ अलग नहीं है, बाकी सब में अलग अलग है। 149 में क्या है उसको भी कर लें, अच्छा क्वेश्चन भी है। uh, 149 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं उसको पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल XAX, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल। आगे क्या बोला जा रहा है, इन ईच सीरीज रेस्पेक्टिवली, देखिए भाई OSF2 ये एक सीरीज है, OSCl2 ये एक सीरीज आ गया, और OSBr2, ये तीनों के बीच एक स्मॉलेस्ट बताना है, ये पहला पार्ट हो गया। इसके बाद दे रखा है SbCl3, SbBr3 और SbI3, इसमें स्मॉलेस्ट बताना है आपको, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में क्या पूछा जा रहा है, PI3, ASI3 एंड SbI3, तो इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट की बात करनी है ना, तो इन तीनों में हमें वो सिलेक्ट करना है जो स्मॉलेस्ट है। चलिए तो आसान काम है, मतलब 3 क्वेश्चन है आपके कंपैरिजन करने के लिए। बॉन्ड एंगल्स के बारे में मैंने बताया था कि अगर ज्योमेट्री सेम है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज फैक्टर, इसको जरा समझिए, SO2 कैसे बना है, S डबल बॉन्ड O एंड F ऐसे बना है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 4 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस 4 तो एक लोन पेयर भी है इसके पास और एक लोन पेयर, तो टोटल 4 यानी sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट है। sp3 में अगर एक लोन पेयर है तो मतलब पिरामिडल शेप, तो कुल मिला के SOF2 जो बना होगा वो डबल बॉन्ड ऐसा और F ऐसे ही बना होगा, बाकी लोन पेयर भी होगा एक, ठीक। अच्छा इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं क्लोरीन की तो ऐसे बना होगा ये, यहाँ भी लोन पेयर है। फिर हम बात कर रहे हैं ब्रोमीन की, तो यहाँ भी ब्रोमीन है,
यहाँ भी लोन पेयर है, 3 ही है ना। हाँ, अब जरा ध्यान रखिए, ये जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं उनके साइज फैक्टर अलग अलग है, सेंट्रल एटम कॉमन है यहाँ, तो ड्यू टू साइज फैक्टर आप क्या बोलेंगे, बड़ा कौन होगा, ये स्मॉलेस्ट कौन होगा, स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल अगर हम बात करें तो SOF2 का हो गया, है ना। तो ये एक तो क्लियर हो गया, FF छोटा स्मॉलर साइज है, ये बड़े होंगे और बड़े होंगे तो इनके एंगल्स और बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो पहला ये हमें निकालना था XAX का, ठीक है, तो ये क्लियर है। तो यहाँ से आपका सिलेक्ट इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब जरा SbCl3 इनमें आ जाते हैं, तो ये कौन सा है, नाइट्रोजन फैमिली है, तो उसी तरह से पिरामिडल शेप में होगा, तो SbCl3 ऐसा पिरामिडल शेप है, जस्ट लाइक SbBr3, यहां भी वही सेम कंडीशन है भाई, साइज फैक्टर ही है, SbI3 तो I में ऐसे दिख रहा, तो यहाँ बड़े साइज हैं और ये स्मॉलर साइज है इन सब के कंपैरिजन में, तो SbCl3 जो है वो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक। तो यहाँ भी वही बात, तो यहाँ भी साइज फैक्टर ही आपको यहाँ पे देखना था, ठीक। अब जरा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सेंट्रल एटम, अब जरा PI3 की बात आप करोगे तो अब देखिए जो जुड़े हुए ग्रुप है वो कॉमन हो गए, तो इससे तो हम नहीं बता सकते, अब बताएंगे किसी सेंट्रल एटम से, तो अब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, तो इसमें फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आर्सेनिक कम, ये तो सबसे कम रिपल्शन कहाँ होगा, SbI3 में, तो यहां से सिलेक्शन इसका हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास एक नया ग्रुप बना, और वो कौन सा, SOF2 एंड SbCl3 एंड SbI3, तो इस तरह से आप एंगल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आंसर आपको ढूंढना होगा, बात समझ आ गई। तो इसके आंसर में हम लोग अगर आए तो SOF2 आ गया, SbCl3 आ गया और SbI3, तो मतलब लास्ट का ऑप्शन डी आप निकाल सकते, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, आप सबके कॉन्सेप्ट जितने भी क्लियर थे वो सब यहाँ से आपको यूज करने होंगे। एक और 150 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग यहाँ पे बता दें, लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 150 में पढ़ देता हूँ, तब तक यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, तब तक आप लोग करें भी। लिखा है एंगल FASF, ठीक है, इन AsF3 Cl2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, जैसे आप PF3Cl2 लिखते हैं तो वैसे ही सेम, तो आपको ये एंगल बताना है, और इसमें ये कौन कौन सा एंगल है, मतलब यही देखना है। तो आपको पता है sp3d ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, तो आर्सेनिक की तरह आप ऐसे, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ये 3 और फ्लोरीन 3 है, तो आप ऐसे एक दिखाओगे, एक यहाँ दिखाओगे और एक फ्लोरीन यहाँ दिखाओगे, 2 Cl यहाँ पे, तो आपको FASF का एंगल ये कितना आ गया, 180। और कौन सा एंगल, FASF, ये एंगल ये वाला 90, इसके अलावा और कोई एंगल है क्या, 120 होगा क्या, नहीं, 120 तो FASCl के बीच है ना, तो यहाँ केवल 90 और 180 डिग्री एंगल होगा। तो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भी। तो कुल मिला के आप बॉन्ड एंगल्स को कैसे कंपेयर कर रहे थे, मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज मैंने उसको कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं, टाइम था तो मैंने कहा क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस होते चले, हालांकि क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, बीच में डाउट में पूछते हैं, बट फिर भी क्वेश्चन अगर आप मेरे पास टाइम होता है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको हम लोगों को अच्छे से समझना है। बॉन्ड एंगल्स के ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए हैं, बट इसके बाद भी आपको कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेने हैं। इसमें भी और एंगल हैं, क्वेश्चंस भी होंगे, तो वो आप ट्राई करेंगे, और फिर उसके बाद आगे से हम क्वेश्चन पे फिर बात जब करेंगे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स, और मुझे नेक्स्ट क्लास में फजान्स रूल भी आप लोगों को बताना है। तो आज फिलहाल मैं इसको क्लास को यहाँ पे एंड करता हूँ, और आप सब जो बॉन्ड, इससे पहले जो मैंने डाइपोल मूवमेंट बताया, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर की बात बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मूवमेंट के क्वेश्चन आज आप ट्राई कर सकते हैं,
मुझे टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर भी डिस्कशन कर देंगे। तो डाइपोल मोमेंट पे, बॉन्ड एंगल्स पे, कुल मिला के जितना आपने पहले पढ़ा है उनको जितना अच्छा रिवाइज करेंगे उतना आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।